छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद की एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतीयों के लिए लिखी गई ये कविता आज इस फिल्म को देखने के बाद बरबस याद हो आई। कश्मीर के मूल नागरिकों पर हुए बर्बर अत्याचारों से विस्थापित होकर अपने घर से निकलने पर मजबूर हिंदुओं के दर्द के सैलाब की सुनामी आज विश्व के कोने कोने में हर इंसान के दिल को झकझोर रही है। हालांकि दर्द की सुनामी को कश्मीर से निकलकर जन जन तक पहुंचने में 32 साल लग गए, यानी लगभग 2 पीढ़ियां इस दौर में जवान होकर न्याय की प्रतीक्षा करते करते अब बिल्कुल पस्त हो गई हैं। कारण की ईमानदार तलाश अगर रही तो पुलिस, प्रशासन, सत्ता, न्यायपालिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति, मीडिया या सेना या फिर किसी न किसी की जिम्मेदारी के रूप में तो तय होती ही रहेगी। मगर ये हम जैसे आम लोगों की औकात से परे का मसला है, इसलिए इस पर चिंतन मनन करना शायद हमारे लिए उतना ज़रूरी भी नहीं। ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आम आदमी भी मिलकर एकजुट हो जाए, जैसे कि अक्सर बुरे और स्वार्थी लोग निजी फायदों के लिए कहे अनकहे एक दूसरे के साथ दोस्ताना निभा ही जाते हैं, उसी तरह अगर लोकतंत्र या जनतंत्र में जनता जागकर पूरी शिद्दत से सच का साथ देती है तो ऐसे में आम आदमी भी बहुत ताकतवर हो सकता है। और इस फिल्म की सफलता मेरी इस बात का प्रमाण बनकर सामने आई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हम सभी इस सच को समझ सकते हैं। हालांकि कश्मीर के इस दौर में कई रोमांटिक लव स्टोरीज बन चुकी हैं। 1992 की रोज़ा, सन 2000 में बनी फिजा और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों के साथ यशराज फिल्म्स की प्रेम कहानी, 2006 की फना और 2020 में बनी विधु विनोद चोपड़ा की लिखित निर्देशित फिल्म शिकारा आदि है। इस फिल्म का नायक अपने साथ हुए अत्याचारों को पृथ्वीराज चौहान की तरह हर बार न सिर्फ माफ करता है, बल्कि अपने पाक साफ दिल में कोई द्वेष भाव न रखकर आखिर में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद खंडहर से पुश्तैनी घर में लौटकर पढ़ाई छोड़ सड़कों पर डोलकर समय बर्बाद करने वाले उसी दूसरे समुदाय के नन्हे बच्चों में ज्ञान की अलख जगाने के महान कार्य में लग जाता है। यहाँ फिल्म एक झकझोरने वाला व्यंग तो जरूर करती है। बच्चों की इस टोली में एक नया बच्चा छिटक कर जब नायक को घूरता है तो मास्टर जी के सवाल पर कि क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, दूसरा बालक कहता है इसने कश्मीरी पंडित को पहली बार देखा है ना। इस तरह ये फिल्म अपनी ही तरह से एक जुदा अंदाज़े बयां के साथ हमें सोचने के लिए मजबूर तो करती है, लेकिन ये सब आदर्शवाद की बातें हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स की कहानी की चर्चा तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगी। कश्मीर में हुए उस अनाचार को जब तक आप 70 mm के पर्दे पर देखकर उनके दर्द के सैलाब को समझने के लिए अपनी अनुभव यात्रा से होकर नहीं गुजरेंगे, तब तक आप और हम उनके हमदर्द भी शायद ना हो सकेंगे। ये फिल्म हमें झकझोरती है, ये सवाल उठाती है कि क्या हम आज़ाद भारत में ही हैं या फिर 1200 साल की गुलामी के दौर में आज भी हम जिंदा हैं। दोस्तों, 19 जनवरी 1990 की ये तिथि तो बताती है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होकर स्वाधीन भारत में हम और आप जी रहे हैं। फिर ऐसे में किसी भी एक भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी तरह का कोई बर्बर अत्याचार होता है तो फिर किसी भी की भी जिम्मेदारी अब तक तय क्यों नहीं होती है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा है आज भी मरघट सा संसार। देख जहां का दृश्य आज भी अंतःस्थल हिलता है। इस फिल्म को देखकर कोई पत्थर दिल भी संवेदनशील हो जाएगा। वैसे मुद्दा संवेदनशील होने या ना होने का भी नहीं है। सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्या इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भी पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारत की इस 138 करोड़ जनता से मेरा एक ही सवाल है, क्या आप और हम भी इस पाप के भागीदार नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। सुरसा के मुंह की तरह आज 32 साल बाद भी इसका आकार विकराल होता चला जा रहा है। सच को जानने की जिज्ञासा का ना होना,
या फिर हमारी चिर निद्रा क्या हमारा अपराध नहीं है? ये तटस्थता क्या हमारे लिए सवाल नहीं बनकर आई है? इस फिल्म में एक दृश्य था, जुलूस के दौरान जोर से चीख चीख कर कहा जाता है, असी गच्छी पाकिस्तान बटव रौस्ते बटनेवसान, यानी हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर मगर उनकी औरतों के साथ। इस फिल्म में ऐसे अनेक दृश्य हैं जो हमें झकझोर कर रख देते हैं। क्या हम सचमुच 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं? ऐसा लगने लगता है कि इंसान विकास के साथ साथ क्या और भी ज्यादा जंगली बर्बर हो रहा है। आतंकवादी बिट्टा कराटे के इंटरव्यू का एक सीन है जिसमें वो बड़ा गौरवान्वित होकर स्वीकार करता है, हाँ मैंने 20 के लगभग पंडितों को मारा है। और जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अपने भाई को भी मार देते, तो वो जवाब देता है, हाँ मार देता। और अगर आपकी माँ को मारने का आदेश होता तो? पत्रकार महोदय का सवाल था। तो वो बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहता है, हाँ माँ को भी मार देता। इस मानसिक गुलामी का क्या कीजिए। जो दूसरों के भड़कावे में आ जाते हैं वो क्या अपने गुनाह से इस कारण बरी हो सकते हैं कि फलाने के कहने पर यह किया गया था? क्या इससे किए गए अपराध से आप और हम मुक्त हो सकेंगे? ये सच है कि उस समय जो कुछ भी कश्मीर में हुआ वो इंसानियत की हार तो थी ही, साथ ही साथ वो अगली पिछली सभी सरकारों और प्रशासन की हार भी थी। उस दौर में जनतंत्र के 5वें पाए मीडिया की हार थी, तो साथ ही साथ न्यायपालिका की विफलता की भी कहानी थी। बहरहाल इस गुलामी की इंतहा है। मित्रों, फिल्म में ऐसे अनेक दृश्य हैं जो हमें झकझोर कर रख देते हैं। हमारी इंसानियत हमसे बहुत सवाल करती है। हम फिल्म देखने के दौरान खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करते हैं। केंद्रीय पात्र के रूप में रंगमंच से जुड़े पुष्कर नाथ जी के चरित्र के रूप में अनुपम खेर शुरू से आखिर तक बांधे रखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती काफी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अतुल श्रीवास्तव पत्रकार मित्र के रूप में, डीजीपी पुलिस अधिकारी के रूप में पुनीत इस्सर और डॉक्टर महेश कुमार के रूप में प्रकाश बिलावड़ी आदि का अभिनय बेहद शालीन और विश्वसनीय बन पड़ा है। स्त्री पात्रों में भी अपनी अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया गया है। हमारे समाज के तथाकथित ज्ञान के केंद्र, कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर किस तरह से अपने संकुचित स्वार्थों के चलते मासूम युवाओं को आसानी से दिग्भ्रमित कर दिया करते हैं, ये दिखाते हुए राधिका मेनन के पात्र के रूप में फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने हमेशा की ही तरह बेहद उम्दा अभिनय किया है। बाल कलाकारों का अभिनय भी जहन में छाप छोड़ जाता है, विशेषकर शिवा और कृष्णा का बाल रूप। नायक कृष्णा पंडित के रूप में दर्शन कुमार और आतंकवादी बिट्टा के रूप में चिन्मय मांडलेकर का अभिनय भी लाजवाब रहा। रोहित शर्मा का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है। नो मेंशन ऑफ एक्सोडस, नो नॉट एक्सोडस बट जेनोसाइड ओनली। बरसों बाद अपने दोस्त पुष्कर नाथ की अस्थियों को लेकर आ रहे कृष्णा के सामने हमारी युवा पीढ़ी के प्रति कृष्णा, जो इस फिल्म में इनके पोते हैं, उन्हें लेकर कश्मीर के तमाम घृणित घटनाक्रमों की चर्चा न करने का निर्णय लेते हुए पुष्कर नाथ जी के सभी मित्र एक दूसरे को इसी तरह से ताकीद करते नजर आते हैं। संभवतः सारे दुखद घटनाक्रमों का चश्मदीद गवाह बनने की विडंबनाओं को झेलने को मजबूर ये पीढ़ी अपने उस बच्चे को दुखी नहीं करना चाह रही थी। यहाँ मेरा एक मासूम सा सवाल भी है, क्या भारत की जनता उस समय की तमाम ताकतें मिलकर इस सच को आम आदमी से इसीलिए छुपा रही थी? जिंदगी भर तिनका तिनका करके जोड़कर जिस घर को बनाकर इंसान खुद को महफूज महसूस करने लगता है, उसी को रातों रात छोड़कर 2-4 जोड़ी कपड़े या चंद बिस्किट्स के साथ अपने नन्हों को कांधे पर लादे जान बचाने की दौड़ में कभी न लौटने की टीस लिए निकल भागना पड़ता है। जान और आबरू बचाने की इस जद्दोजहद में पीढ़ियों से संचित पुरखों की धन संपत्ति, जमीन जायदाद, माल असबाब तो छोड़कर निकलना ही पड़ता है, मगर कुछ बेकसूरों को अपनी इज्जत, आबरू और जान से भी हाथ धोना पड़ा था। क्या जनतंत्र के पांचों पाए मिलकर भी इस त्रासदी के शिकार मासूम बेगुनाहों के साथ आज 32 साल बाद भी न्याय नहीं कर पाएंगे? फिल्म आखिर में इसी सवाल के साथ हमें झकझोर कर छोड़ जाती है।
क्या कश्मीरी पंडितों को फिर अपने उसी पुराने मान, विश्वास, आस्था, सुरक्षा, इन तमाम चीजों के साथ अपने घर वापसी का मौका मिल सकेगा? कश्मीरी पंडितों के आत्मसम्मान की लड़ाई सिर्फ उनके अकेले की नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है जो हमें आगाह करती है कि हम सब अब भी अपनी गाफिल नींद से अगर नहीं जागेंगे तो फिर हमेशा के लिए देर हो ही जाएगी। यहूदियों के नरसंहार पर बनी शिंडलर्स लिस्ट यहाँ बहुत याद आ रही है। जब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता कहकर बहाने बनाने वालों को मुंह चढ़ाते हुए एक नाजी बिजनेसमैन ऑस्कर शिंडलर ने अकेले अपने बूते पर हिटलर के आदेश पर नाजी सेना के द्वारा क्रूर नरसंहार के विकट दौर में 1100 निरीह यहूदियों की न केवल जान बचाई बल्कि सैनिकों के दमन और अत्याचार को धीमा करने के लिए अपनी फैक्ट्री में सेना के काम आने वाले हथियार भी दोयम दर्जे के बनाकर जर्मन सेना को हराने की दिशा में अपने ही स्तर पर एक महान योगदान दिया था। और इसी तरह क्षुद्र जातिवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर इंसानियत का फर्ज अदा किया। आज इतने वर्षों बाद भी जब हम क्रूर नाजी हिटलर की क्रूरता को नहीं भुला पाए हैं तो उसी नाजी समुदाय के महान दयालु ऑस्कर शिंडलर को भी मानवता को बचाने में उनके योगदान के कारण श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जन जन की एकता मिलकर ही कोई चमत्कार दिखा पाएगी। एक उम्मीद की किरण तो अब सिर्फ इसी रूप में है। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की जंजीर। पूछ रहा है जहां चकित हो जन जन देख अकाज, कई वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। सबके भाग दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विभा हुई बंदनी अब वो अब किस घर में। समर शेष है ये प्रकाश भी बंदी गृह से छूटेगा, समर शेष है इस स्वराज को सत्य बनाना होगा।